सर, कोविड की सिवियरिटी किस तरह की होती है और किस स्टेज पर ट्रीटमेंट कैसा दिया जाता है? कोविड का ट्रीटमेंट अभी गवर्नमेंट एक टास्क फोर्स बनी है जिसमें संजय ओक साहब है, लकड़ावाला साहब है, हाँ, हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन पीटी लाने साहब है ना, पीटी लाने साहब है। तो इन लोगों ने एक गाइडलाइंस बनाई है और ये गाइडलाइंस बनी है अभी अगस्त महीने में ही बनी है। तो गाइडलाइंस में स्ट्रेट अवे प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि किस पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट देना है। आज हम भी इसलिए ट्रीटमेंट का एडवाइस कर पा रहे हैं। मैं बेसिक एमबीबीएस डॉक्टर भी करता है, मैं एमबीबीएस करके एमडी किया हूँ और मैंने ट्रेनिंग भी ली है यूके में हीमेटोलॉजी में, इम्यूनोहेमेटोलॉजी में, ब्लड बैंक के अलावा रॉयल विक्टोरिया इन्फर्मरी में था, मैं न्यू कैसल में था यूके में। तो मुझे थोड़ा बहुत क्लिनिकल नॉलेज है क्योंकि हम पैथोलॉजी को कोरिलेट करते थे फिजिशियंस के साथ। तो थोड़ा बहुत पैथोलॉजिस्ट कम फिजिशियन तभी बन गया था मैं 98-99 में। अब भी ट्रेनिंग लेते लेते थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है। तो हम सोचते हैं कि इतने डॉक्टर्स भी नहीं हैं अभी, इतने डॉक्टर्स भी नहीं हैं, तो हमने थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट को मदद कर दी ट्रीटमेंट देने में या बताने में तो शायद गवर्नमेंट को मदद हो जाएगी। तो ग्रुप स्टेज 1 माइल्ड केसेस कहे जाते हैं, अर्ली ग्रुप ए बी सी। स्टेज 2 के 2 केसेस रहते हैं, एक में जिसमें ऑक्सीजन कम हो गया है, विदाउट हाइपोक्सिया रहता है, ऑक्सीजन बराबर रहता है लेकिन लंग इन्वॉल्व रहती है, और एक रहती है पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट विथ हाइपोक्सिया, और एक तीसरा होता है सीवियर जिसको तो हॉस्पिटल में रखना पड़ता है और मल्टी ऑर्गन पूरे लिवर किडनी जो मैंने टेस्ट बताए थे सब करना पड़ता है, फेलियर हो जाता है। तो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो प्रोटोकॉल हमारा कोविड-19 का ट्रीटमेंट का ये सेट है, अगस्त महीने में हमने इसको टास्क फोर्स ने तैयार किया है। तो जैसे एक है स्टेज 1, इसमें 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, ग्रुप 1, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो जो आज हम सुनते हैं कि 90% ऑफ द पेशेंट्स यही बोल रहे हैं कि मेरे को तो सिम्टम ही नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना कोई बीच में बोल देता है कि मेरे को बुखार है, मेरे को, वो तो छुपाते हैं कई लोग तो कि कोविड में कौन जाके, इसी के कारण ये केसेस बढ़ रहे हैं। और जो डेथ्स की मोर्टेलिटी रेट हमारी बढ़ी हुई है वो इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि ये लेट आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, छुपा रहे हैं, बताते नहीं। और फिर कुछ तो कारण ये भी है कि बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब वो छुपाने के बाद जब लास्ट स्टेज में जाते हैं और रात को जनरली हाइपोक्सिया ज़्यादा हो जाता है, तो वो स्टेज में ऑक्सीजन की कम हो जाती है। तो वो टाइम बेचारे फिर पेशेंट्स भी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूमते हैं। अभी एनएमसी ने सुविधा की है, गवर्नमेंट ने देखी है कि सबको बेड्स मिले, नोबडी शुड डाई फॉर कोविड एंड नोबडी शुड डाई फॉर वांट ऑफ बेड। इसलिए आज एनएमसी ने नागपुर के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड बना दिए, जबकि हाईकोर्ट का एक रूलिंग भी आया है कि 80% कोविड, 20% नॉन कोविड एक हॉस्पिटल में रख सकते हैं, लेटेस्ट है। तो फिर से हम इस बात करें, असिम्टोमेटिक बट पॉजिटिव फॉर कोविड, हमारी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, रैट टेस्ट पॉजिटिव आई है, रैपिड एंटीजन, हमारे एक्सरे में भी चेंजेस है, लेकिन हम कोविड से संक्रमित है। तो कुछ बेसिक जो मैंने पहले बताया था, CBC, RFT, ब्लड शुगर करा लेना चाहिए। इन पेशेंट्स को गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है, असिम्टोमेटिक पेशेंट्स को घर में ही रहना है। अच्छा। अभी तो मैं कल सुन रहा था एक इंटरव्यू कि अमेरिका में अब आधे से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में पेशेंट्स ही नहीं है, इतने केसेस 70 लाख तक केसेस पहुंच गए, लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स कम हो गए। डेथ रेट बढ़ी हुई है, जो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिनको ऑक्सीजन वही जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को आइसोलेशन या होम, जैसे हमने डिस्कशन किया, तो इन लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ देनी बहुत ज़रूरी है। इसमें से हम विटामिन सी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सब पब्लिक के लिए कि जो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और कम से कम विटामिन सी 500 mg की टैबलेट आती है, चूएबल आती है, अच्छे से ले सकते हैं आप, दिन में 2 बार, यानी 1000 mg आपको वो लेना है। ये आपको जिंक की टैबलेट्स आती हैं अलग अलग कंपनी की, उसका मिनिमम डोज 50 mg लेना है, माइल्ड और सिम्टोमेटिक। प्लस विटामिन डी, मैंने आपको पहले बोला था जिसके 20 से कम है, जिसका विटामिन डी लेवल्स, आजकल अपन सनलाइट में नहीं जाते, एसी में रहते हैं, तो अपन का विटामिन डी कम हो जाता है। और विटामिन डी एक अच्छा पार्ट है। विटामिन ए भी दिया जाता है बट ए प्रेस्क्राइब नहीं किया है। ये विटामिन डी 60,000 यूनिट्स हमने एक डोज ले लेना है। उसके बाद ये विटामिन डी का डोज पर वीक 60,000 8 वीक्स लेना है इसको। और ये विटामिन सी और जिंक ये कम से कम 15 दिन तो मिनिमम आपने लेना चाहिए।
और घर में आपने टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहिए। ये आपको पल्स ऑक्सीमीटर बताया, बेसिक ये टेम्परेचर लेता है। नहीं तो आजकल जो घर के बड़े लोग हैं उन्होंने तो गन भी रख ली है, है ना, जिससे दूर से डिस्टेंस से हम आने जाने वाले घर के लोगों का, जैसे घर में भी अभी काम चल रहा है, घर में किसी के अपन वी आर वर्किंग, स्टिल वर्किंग, क्योंकि इकोनॉमी का स्लो डाउन हो गया है। तो ऐसे तो नहीं है अब कि हम काम नहीं करेंगे। तो आदमी घर में जो आ रहा है उसको टेम्परेचर जैसे देखते हैं, मैं यही रेफरेंस में बता देता हूँ। तो जो घर में आता है उसका हम टेम्परेचर देखते हैं। उसी तरह वो जो पेशेंट बीमार है उसने अपना थर्मामीटर से टेम्परेचर लेना चाहिए, उसने अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन अपने डॉक्टर को बताते रहना चाहिए। अगर किसी भी दिन 94 के ऊपर चला गया, 6 मिनट्स 3 मिनट्स वॉक टेस्ट किए और भर्ती हो जाना चाहिए। दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी, जिसमें सिम्टम्स है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। बेसिकली कोरोना कब चालू हुआ था, बेसिकली ये चालू हुआ था लंग इन्फेक्शन ज़्यादा होते थे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसलिए किसी ने बोलता सर आजकल मेरे को बहुत खांसी हो रही है, वो फीवर भी नहीं बोलता, खांसी बहुत हो रही है, 3 दिन से खांस रहा हूँ, लेकिन मैंने बेनाड्रिल जो भी एंटी टर्सेसिव ली, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमारे को अभी सांस लेने में, थोड़ी दूर चल रहा हूँ तो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ड्राई कफ आ रहा है, ये बॉडी में दुख रही है बॉडी। और आजकल नया सिम्टम चालू हो गया, डायरिया, लूज मोशन हो रहा है, किसी किसी की स्मेल ही नहीं आ रही है, तो फीवर नहीं है, तो उसका भी अपन ने RT-PCR इमीडिएटली कर। ये डायरिया भी हो रहा है, ये स्टेज में टेस्ट नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली कराना चाहिए। इसमें थोड़े से आपको SpO2 मॉनिटरिंग, ECG मॉनिटरिंग, ECG नहीं भी किए तो भी अगर वो 60 साल के नीचे है तो उतनी डरने की बात नहीं, लेकिन ये प्रोटोकॉल में है। इन लोगों को जो मेडिसिन दी जा रही है सिम्टोमेटिक को, इन लोगों को बेसिकली ऑक्सीजन मॉनिटर करना है। एक फेविपिराविर करके दवाई है ये, जिसकी 200 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती हैं। ये कोई भी ड्रग, ये एंटीवायरल बोला जाता है, बट ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग है अभी, इट्स नॉट अ प्रूवन ड्रग। कोरोना वायरस का कोई भी प्रूवन ड्रग नहीं है, कोई भी प्रूवन वैक्सीन नहीं है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हुए हैं उससे ये पता चला है कि ये ड्रग थोड़ा इफेक्टिव है। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फेविपिराविर की 200 मिलीग्राम की 9 टैबलेट पहले दिन ट्वाइस डेली लेना है पहले दिन। उसके बाद हमने 4 टैबलेट यानी 800 mg सुबह 800 mg शाम को, ये बाकी 6 दिन देना है। और अगर आपकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं लगती है तो ये 14 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये 7 दिन का प्रोटोकॉल है। अच्छा, कई लोगों को बीच में अपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी काफ़ी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन की चर्चा की, तो वो भी, उसका भी प्रोटोकॉल है। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 400 मिलीग्राम सुबह शाम लेंगे और उसके बाद 200 मिलीग्राम सुबह 4 दिन और लेंगे, तो ये 5 दिन का प्रोटोकॉल हो गया। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, जो सिम्टम्स वाले पेशेंट है लेकिन होम क्वारंटाइन है, क्योंकि ये अपने को ये टॉक में बहुत ज़रूरी है कि लोगों को क्या दवाई मिल रही है। उन लोग हमको आधे से ज़्यादा तो अब खुद ही डॉक्टर बन गए, और कई नॉन मेडिकल लोग जिनके घर में 10-10 15-15 लोग बीमार हो चुके हैं, वो तो अब दूसरों को भी रिकमेंड करने लग गए हैं। तो मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, तो कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ, लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। दिस इज़ माई एम इज़ फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू एजुकेट पीपल। आप अपने फिजिशियन से संपर्क करिए। फिर से रिपीट करूँगा, ये पेशेंट को फेविपिराविर देना पड़ेगा या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, चॉइस अपनी है। आधे से ज़्यादा 10% भी लोग, बल्कि 95% लोग फेविपिराविर लेते हैं। पहले दिन 9 गोली सुबह 200 मिलीग्राम की, 9 गोली शाम को, बाकी 6 दिन 200 मिलीग्राम की 4 गोलियां फॉर नेक्स्ट 6 डेज। आप अगर हाइड्रोक्लोरोक्विन ले रही हैं तो आपको ECG मॉनिटर करना है। तो ये घर में रहते हुए ये ट्रीटमेंट। इसके अलावा आपको विटामिन C जो मैंने आपको बताया था 1000 मिलीग्राम, वो भी पेशेंट को लेना है। जिंक 50 मिलीग्राम लेना है और विटामिन D लेना है। तो ये फेविपिराविर के साथ 3 मेडिसिन आपको लेनी है। कुछ लोग जिनका आपको बोलूँगा कि जिनको फीवर भी आ गया, उनका कोई बायोकेमिस्ट्री के मार्कर्स RT-PCR तो पॉजिटिव है, लेकिन D डायमर बढ़ा हुआ है, किसी का CRP बढ़ा हुआ है, तो उसको एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है। तो एंटीबायोटिक्स का भी एक प्रोटोकॉल है। ये एंटीबायोटिक्स पहले तो हम लोग आज सुनते होंगे कि एजिथ्रोमाइसिन लेते थे 500 mg, तो हम अभी भी किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 5 दिन के लिए, ठीक है। किसी को जिसको हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ एजी देते थे, उनको कुछ QTC प्रोलॉन्ग होता था ECG में, तो हम हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं देके एजी देते थे। एजी से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा क्लियर होता है,
उसके अलावा गर्म पानी के कुल्ले करना चाहिए। ये एक पोविडॉन करके ये आता है जो डेंटल वाले यूज़ करते हैं, कुल्ला कराते हैं ना, क्योंकि डेंटल से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो हम लोग एक इसको गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा कुल्ले भी करें तो आपको फ़ायदा होगा। अब एंटीबायोटिक्स के 2-3 प्रकार के एंटीबायोटिक चल रहे हैं। अभी मैंने बोला एरिथ्रोमाइसिन, एक आता है सेफ्टम 625 mg की, वो गोली दिन में 3 बार लेनी पड़ती है, या सिफेक्सिम 200 mg BD। एंटीबायोटिक पॉलिसी हर डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी होती है, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए आपने, और अगर आपको फीवर है तो बुखार के लिए 650 mg डोलो लीजिए। बॉम्बे के KEM हॉस्पिटल्स ने स्टडी की है तो उन्होंने देखा है कि पैरासीटामोल से इंडोमेथाजिन ज़्यादा काम करती है। तो अगर कोई पेशेंट्स को ये सब घर में रहते रहते सिम्टम आ गए, जैसे कि उसको ब्रीदिंग हो रही है ज़्यादा, या पेन होने लगा, उसकी यूरिन आउटपुट कम हो गई, या शुगर बढ़ गई, या वो घर रहते रहते डायबिटिक पेशेंट ने अपनी शुगर टेस्ट करी और पता चला 30 मिलीग्राम 35 चक्कर आ रहा, तो कोविड के कारण चक्कर नहीं हो रहा है, उसको शुगर के कारण हो रहा है। तो ये सब एजेड आदमी में जो भी 50-60 साल के बीच में डायबिटिक है, तो इन लोगों ने ये सब चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए। अब ये हो गया ग्रुप बी, उसके बाद आ गया हमारा ग्रुप सी। ये ग्रुप सी सबसे बड़ा खतरा का, अभी तक तो हमने घर में कर लिया, लेकिन जो ग्रुप सी के केसेस है, ग्रुप सी के केसेस कौन से केसेस को हम ग्रुप सी में डालें? माइल्ड बोलते हैं, लेकिन इनको घर में रहना नहीं रहा तो अच्छा है। ग्रुप सी में आपके केसेस है, उसको कोमॉर्बिड केसेस बोलते हैं। हम आगे थोड़ी देर से फिर से डिस्कस करेंगे कोमॉर्बिडिटी किसको बोलते हैं। तो इसमें 60 साल के ऊपर जो भी मनुष्य है, मेल फीमेल, कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, किसी को स्टेंट लगा हुआ है ना। अगर आपने स्टेंट वाले पेशेंट की कोविड की तो दवाई दे रहे हो और उसका ख्याल नहीं रखा तो स्टेंट ही ब्लॉक हो जाएंगे, तो आपने उसका भी ख्याल रखना है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, किसी को HIV हुआ है, किसी को TB भी हो गया है पुराना, जिसकी बॉडी की रेजिस्टेंस कम है, इम्यूनिटी नहीं है, या किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और ये कोई ओबीज भी है। ओबिसिटी 60 साल के नीचे वाले की भी 100 किलो के लोग हो गए अभी, ये जंक फूड खा रहे हैं और ओबीज हो रहे हैं, तो ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। और इनको भी अभी कोरोना के टाइम बोलते बोलते बता देता हूँ, मेरा भी वेट ज़्यादा था, मैंने कोरोना में घर में रहते रहते समय का यूटिलाइज़ किया, 8 किलो वजन मैंने भी कम कर लिया, क्योंकि मैंने भी ये डर गया था कि ओबीज को जल्दी पकड़ लेती है। तो एनी हाउ, ग्रुप सी पेशेंट्स के भी बेसिक कुछ टेस्ट हैं, जिसके अलावा अपने को EBG, ECG, रैंडम ब्लड शुगर, फेरेटिन, डी डायमर, जिसके मैंने विशेष किया था, LDH, ट्राइग्लिसराइड, ECG वगैरह करना चाहिए। इन लोगों का भी डोज अगर घर में भी रह के, कई लोगों ने दिल्ली में, नागपुर में तो लोग, कुछ लोग घर में रह रहे हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, जिनके 18-18, 20-20 रूम हैं, घर में नौकर चाकर है, उन लोगों ने तो घर में रह के भी इलाज कर लिया है। बेशर्त रोज़ डॉक्टर को रिपोर्ट करें। इन लोगों को भी हमको फैविपिराविर की जो मैंने डोज बताई है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 टैबलेट पहले दिन सुबह, 9 टैबलेट शाम को। अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है तो उसमें पेन 40 की गोली ले लीजिए सुबह खाली पेट, तो उससे एसिडिटी की तकलीफ़ नहीं होगी। उसके बाद 4-4 टैबलेट 6 दिन, ये पूरे 14 दिन तक रिपीट हो सकती है। विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, और बाकी टेस्ट करते रहना चाहिए। तो फिर से हम इस स्टेज पे आते हैं कि वी हैव डिस्कस्ड माइल्ड अर्ली इन्फेक्शन ग्रुप ABC, क्या प्रोटोकॉल है, क्या मेडिसिन लेना है, हमने आपको पूरा संक्षिप्त में बता दिया। लेकिन इस स्टेज के बाद आपका SpO2 लेवल, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 की चला गया, आपका वॉक टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तो हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का समझना चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ लाने साहब है, संजय ओक साहब है, डॉक्टर साहब हैं, ये लाकड़वाला साहब ने जो गाइडलाइंस बनाई है, बाकी उसमें सब मेंबर्स भी है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। उसके स्टेज 2 के 2 पार्ट है, A और B। एक है मॉडरेट पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट विदाउट हाइपोक्सिया, जिसको ग्रुप D बोलते हैं। एक है मॉडरेट पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, यानी लंग, लेकिन उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया है, वो ग्रुप E। और एक है लास्ट स्टेज 3, जिसमें सीवियर डिजीज़ हो गई, जिसमें अभी जो मोर्टेलिटी जो बढ़ रही है, और जो लोग आ रहे हैं अपने पास लेट, वो ग्रुप लेट में आ रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को बता नहीं रहे, और उन्हीं की गलतियों के कारण आज हमारा मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया है। जबकि आज नागपुर में रिकवरी रेट 74.5% पे आ चुका है। तो ये जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है। अब
उसमें हॉस्पिटलाइज स्टेज में होने के बाद भी कई लोग बोल रहे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, सर क्या दवाई चल रही, पूछ के तो बताओ। क्योंकि मेरा पेशेंट बाद में मेरे पास ही आने वाला है और डिस्चार्ज होने के बाद उसको मालूम होना चाहिए। तो कई बार मैं उनको बताता हूँ कि हॉस्पिटल में अभी जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं वो ट्रायल ड्रग्स ही यूज़ हो रहे हैं। रेमडेसिविर करके एक ड्रग यूज़ हो रहा है, जो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, FDA अप्रूव्ड है बट एक्सपेरिमेंटल है, बट प्रूवन नहीं है। जब बहुत सारे केसेस ठीक हो जाएंगे और इससे फ़ायदा होने लगेगा, एंड काफ़ी लोगों को, नागपुर में तो रेमडेसिविर, बॉम्बे में यही यूज़ हो रहा है। इसका है 200 मिलीग्राम OD डे 1 में देते हैं और उसके बाद यानी 100 mg की IV इन्फ्यूजन देते हैं, उसके बाद 100 mg वंस डेली 5 दिन देते हैं। उसके बाद अगर 88% से कम है तो इसके साथ हम ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मेथिलप्रेडनिसोलोन यूज़ करते हैं इंजेक्टेबल। वो मेथिलप्रेडनिसोलोन का डोज है 0.5 to 1 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट, 40 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, ऐसे 5 दिन देते हैं। बाद में उसको ओरल ले जाके हम टेपरिंग डोज में कर देते हैं। ये 2 ड्रग अभी बहुत यूज़ में आ रही हैं और एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है। एक पॉलिसी के हिसाब से सिफेट्रॉक्सिन 1 ग्राम IV दे रहे हैं। काफ़ी और भी ड्रग्स एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं, जैसे इटोलिजुलाम करके है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है। तो और एडवांस स्टेज में हमने सुना है कि हम नागपुर में कुछ ड्रग्स अवेलेबल नहीं हो रही है, जो सीवियर है, पेशेंट मेरा सीवियर है, बाहर से ला रहे हैं। कई लोग, इवन डॉक्टर्स को ज़रूरत थी तो उनको बाहर से लानी पड़ी। वो उसका नाम है टॉसिलिजुमाब, उसकी 400 मिलीग्राम का डोज़ है, मैक्सिमम 2 डोज देने से। ये जब रेमडेसिविर से फ़ायदा नहीं हो रहा तब ये डोज दी जा रही है। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स एज पर एंटीबायोटिक पॉलिसी, ऑक्सीजन थेरेपी एज पर NIV, नॉन इन्वेजिव इन वेंटिलेटर। बट देखा गया है कि काफ़ी 2% से भी कम लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी इंजेक्टेबल फॉर्म से ही लोग ठीक हो रहे हैं। कई लोग इंटरफेरॉन ये भी यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा 8 मिलियन के डोज में, और कई लोगों को पोजीशनिंग से भी फ़ायदा हो रहा है। घर में भी आप ये ट्राई कर सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल है, आप 1 घंटा लेफ़्ट साइड सोइए, एक साइड राइट साइड सोइए, फिर उठ के बैठिए, फिर पेट के बल सोइए। इससे ज़्यादा ऑक्सीजनेशन लंग्स को प्रोवाइड होती है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भाई हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल हॉस्पिटल वाले करेंगे। एक आखिरी में एक और चीज़ बोल दूंगा कि एक ड्रग जो घर के रहने वालों के लिए भी यूज़ में आ रही है, जो घर के लोग में भी यूज़ हो रही है, उसका नाम है इवरमेक्टिन। ये बॉम्बे में भी यूज़ हो रही है। ये FDA अप्रूव्ड नहीं है, ये हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में आज नहीं है, बट उसकी डोज कोई 12 mg ले रहा है रात को। बॉम्बे के प्रोटोकॉल, KEM के प्रोटोकॉल में, या एक और कहीं का प्रोटोकॉल, एक बहुत मशहूर डॉक्टर शशांक जोशी है, नाम भी लेता हूँ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, तो उन लोगों के प्रोटोकॉल में भी, और आई एम नॉट श्योर, बट बॉम्बे में ये इवरमेक्टिन यूज़ हो रही है। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो उसका डोज 12 mg BD। और कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये इवरमेक्टिन के प्रोटोकॉल, 3 लोगों का ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रायल हुआ था कि इवरमेक्टिन, जिंक और उसके साथ एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 2 बार दिन में 5 दिन दीजिए। तो इस लेने से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कई लोग तो कोरोना से प्रिवेंटिव में भी इवरमेक्टिन ले रहे हैं। और फाइनली और एक और लास्ट में ट्रीटमेंट के विषय में मैं बोलते बोलते आपको इसका एंड करूंगा, क्योंकि ये इवरमेक्टिन जो चीज़ें हैं ये बांग्लादेश, पेरू इधर भी यूज़ की जा रही है, और बेसिकली D-डाइमर का वो देख रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने, मैं फिर से बता दूं, यूपी गवर्नमेंट ने जैसी फेविपिराविर अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में की है, वो यूपी गवर्नमेंट में इवरमेक्टिन अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में डाल दिया है। तो इवरमेक्टिन इज़ अ वंडरफुल ड्रग। प्रोटोकॉल में नहीं भी रहने के बाद भी इवरमेक्टिन महाराष्ट्र में यूज़ की जा रही है। नागपुर में हमने भी यूज़ किया है और काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। जब हमने स्टेज C की बात की, 60 अबाव जो लोगों की बात की, तो हम देखते हैं आमतौर पर कि वो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें जो है प्रॉब्लम्स के जो बढ़ने की ज़्यादा गुंजाइश बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हार्ट का कोई पेशेंट रहा तो क्या कोरोना केस में क्या उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है? तो किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए? देखिए 60+ का हम इसलिए बोलते हैं कि आप घर में रहिए, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, वर्क स्टाइल इतनी है, ओबेसिटी हो जाती है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान में ज़्यादा, वो तो इनके साथ हार्ट के भी प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि कई लोगों की बाईपास
40 साल में ही हो जाती है, किसी की 50 साल 55 साल में एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो इन लोगों ने घर में अपनी एंजियोप्लास्टी के लिए जो दवाई दे रही है, जो कार्डियक के लिए जो ट्रीटमेंट दे रहा है, वो कंटिन्यू करना चाहिए। इन लोगों ने अपना कंटिन्यू करना चाहिए। और इन लोगों को भी ऐसा देखा गया है कि 2 टाइप के लोगों को, इनको भी हार्ट अटैक आ रहा है, बट इनके इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है। इसको बोलते हैं टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये सब इसलिए हो रहा है, इसमें अंडरलाइंग कोरोनरी डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो चेस्ट पेन कंप्लेंट करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ईसीजी देखते हैं, इसमें एसटी एलिवेशन देखते हैं, कार्डियक एंजाइम जो आप पूछ रहे थे, ट्रोपोनिन हम देखते हैं, सीपीकेएम भी देखते हैं। और अगर ये वैल्यूज़ बड़ी हैं तो इनको इमीडिएटली मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एंजाइना भी हो सकता है, एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है। बट अगर पेशेंट्स, ये तो मायोकार्डियल वाला पेशेंट है, तो इन लोगों का, हम लोगों को ये पेशेंट्स के ध्यान, ये ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब कई घर में भी रह चुके हैं और जो हॉस्पिटल में रहते हैं, कि इनको ना थोड़ा कंपेंशनेट ग्राउंड पे इनकी बातें सुननी पड़ती है। अगर हम अच्छा डॉक्टर इसको बोलते हैं, थोड़ा बात पेशेंट की सुने, के मन हल्का कर ले, तो काउंसलिंग और साइकेट्रिक काउंसलिंग का बहुत जरूरी, और एजेड पेशेंट के साथ ज्यादा ये बातें होती हैं। तो दवाइयों के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, मायोकार्डाइटिस और ये सब चीज़ें होने लगी है, एलवी डिसफंक्शन और हार्ट अटैक भी कोविड के पेशेंट्स में आने लगे हैं। इन लोगों ने अपना रेगुलरली ब्लड प्रेशर की जांच करते रहना चाहिए, रेगुलरली ऑक्सीजन सैचुरेशन करना चाहिए, और जैसी भी तकलीफ होती है, रात बेरात भी तकलीफ होती है, अपने डॉक्टर को बुलाइए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, बट लास्ट मिनट तक 60 ईयर्स एंड अबव वाले घर में रहना ही। शुगर के पेशेंट्स की अगर बात करें, उनकी इम्यूनिटी में तो वैसे ही काफ़ी फ़र्क नज़र आता है, कमज़ोर हो जाती है, तो उनके लिए क्या बताएंगे आप? डायबिटिक पेशेंट्स, ये गेम ऑफ नंबर्स है, मेरी शुगर इतनी आई, मेरी उतनी आई। कई डायबिटिक्स अपने आप ही ट्रेन हो गए हैं, कितनी ओरल एंटी डायबिटिक ले रहे हैं, कितनी इंसुलिन लेना है, उन लोगों को सब कुछ आता है। लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइंस में ऐसा है कि एक टारगेट ब्लड ग्लूकोज लेवल है, कि उसने अपना हर में दिन में 2 बार ब्लड ग्लूकोज देखना चाहिए, कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की लेवल 120 से 140 तक रहना चाहिए। मैंने एक पेशेंट देखा है जिसका कोविड कुछ नहीं था, लेकिन डायबिटिक्स के कॉम्प्लिकेशन, उनकी शुगर 35 हो गई। उस शुगर के कारण उनको वहाँ भर्ती करना पड़ा। एल्डरली थे, नहीं तो हिम्मत वाले थे। तो शुगर घर में अगर मॉनिटर नहीं करते तो वो क्या हुआ, चक्कर आ रहा था, कन्फ्यूजन हो गया, चक्कर आके गिरने लगे, कुछ बोलने लगे, बकबक करने लगे। तो हमने पहली चीज़ क्या करना चाहिए कि वो घर में पहले तो उसको शुगर, घर में अपने पास ग्लूकोज का पाउडर है, शक्कर है, ये कुछ भी चीज़ें, मीठी चीज़ खिला देना चाहिए। इन लोग डायबिटिक्स लोग लगते हैं ना। और पोस्ट मील की शुगर 140 to 80, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होना डेंजरस है। थोड़ी हायर साइड शुगर रही तो चलता है। वार्ड में इनको इंसुलिन दिया जाता है, जल्दी इंसुलिन चालू करते हैं, और इंसुलिन के भी डोज है 50 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इन 50 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। इनका डिहाइड्रेशन बराबर होना चाहिए, 100 ml नॉर्मल सलाइन पर आवर देना चाहिए। और कुछ ड्रग्स ऐसा जुडिशियसली इनके इसमें स्टेरॉयड यूज़ नहीं करना चाहिए। स्टेरॉयड से क्या होता है, शुगर बढ़ती है, तो शुगर नहीं। और ऐसा भी बोला गया है कि मेटफॉर्मिन जो ओरल वाले हैं, मेटफॉर्मिन डायबिटिक्स लोग ना लें तो बेटर है, डायबिटिक्स लोग। और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करें। ये अगर कोई स्पेशलिस्ट है, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है, एमडी फिजिशियन है, जो आपको देख रहा है, जिसको आपकी नर्व्स अच्छे से मालूम है, उसको ये चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पेशेंट को क्या हो रहा है और उसका क्या इलाज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट कोविड से नहीं, मोर्टेलिटी हो गई और डायबिटीज़, कोविड के चक्कर में डायबिटीज़ से ही चला गया। अस्थमा पेशेंट की बात करें तो वैसे भी उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और कोरोना पेशेंट के सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं, तो उनके लिए क्या बताएंगे आप? अस्थमा, देखिए बेसिकली तो ये लंग का ही बीमारी थी पहले। ये सीवियर एक्यूरेटरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसमें रेस्पिरेटरी का अब मल्टी ऑर्गन होने लगा। जैसे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट का रहा तो उसकी किडनी डैमेज होने लगी, डायबिटीज़ वालों को आँख से दिखता नहीं है, उनकी भी किडनीज में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इन लोगों के लिए क्या है कि इन लोगों ने अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देखना चाहिए। जो अपनी एंटी ब्रांकियल अस्थमा वाले जो पेशेंट ले रहे हैं, जो नेबुलाइजर्स ले रहे हैं, जो अपने इनहेलर्स ले रहे हैं, जो भी दवाई ले रहे हैं, डेरिफाइलिन ले रहे हैं, सैल्ब्यूटामोल ले रहे हैं, जिसको जो सूट हो रही है, उन्होंने अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करना चाहिए। अभी आपको बता दूं कि जो अपन ने सीटी चेस्ट के बारे में बात की थी, तो अब क्या हो रहा है कि उन लोगों का एक कि कोविड तो चलेगा 6 महीने, कब तक चलेगा मालूम नहीं, लेकिन लंग्स को बहुत इंजरी होने लगी है। तो एक लोगों ने अभी ये भी चालू किया है कि भैया एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स क्या है, जिससे लंग्स में फाइब्रोसिस ना हो। तो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स वो भी आ गए हैं। जैसे एक ड्रग है परफिनाडोन,
परफेनाडोन एक एंटीफाइब्रोटिक ड्रग है, कई लोग विदेश में ट्रायल ले रहे हैं, हम हिंदुस्तान में अपने प्रोटोकॉल में भी नहीं है। परफेनाडोन के डोजेस दे रहे हैं, लेकिन किस टाइम देना, कितनी क्वांटिटी में देना कि उससे नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा टाइम ज़रूर आने वाला है कि कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में आज भी लोग क्लिनिक से अपनी गैस ट्रेजेडी के, ऐसे हमारे पोस्ट कोविड क्लिनिक्स भी रहने वाले हैं। उसमें लंग हमारे को चलने में नुकसान हो रहा है, थक रहे हैं, तो वो टाइम हो सकता है कि आपको लंग क्लिनिक्स मिलेंगे, पोस्ट लंग क्लिनिक्स मिलेंगे, आपको एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स देनी पड़ेगी, और ये सब पेशेंट्स के लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इतने काफ़ी एल्डरली पेशेंट्स के बारे में, और अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी के तो उन लोगों ने तो किसी से बाहर कभी निकलना नहीं है, डोनर ने भी नहीं निकलना है जिसने डोनेट किया है। और एल्डरली बच्चे, कैंसर पेशेंट्स बिल्कुल अलग रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। 6 महीने भी घर में रहे तो कुछ नहीं है, अच्छे आदमी तक भगवान की किताबें पढ़ें, अच्छे गाने सुने, मनोरंजन करें, डिप्रेस कोई ना हो। ये कोरोना से हमारी जीत होने वाली है। हार्डली 2% मॉर्टेलिटी रेट है। ये एक समय आया था, एक समय चले जाएगा, बस उतना ही है।